नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्राइम 24 के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है कि आप आगे भी अच्छे रहें, खुश रहें। कहानी को शुरू करूं इससे पहले आप तमाम लोगों से वही एक रिक्वेस्ट कि कहानी पर एक लाइक ज़रूर करें, अभी चैनल नया है, और सब्सक्राइब भी करें। अपनी मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। और आपकी क्या राय है कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं जिनको हमें सुधारना चाहिए ये भी बताएं। आज की कहानी 28 जनवरी 2021 की है। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी थाने की पुलिस को एक सूचना मिलती है कि पास ही में एक नाले में लाश पड़ी है। अब डबुआ थाना प्रभारी संदीप कुमार अपने साथ अतिरिक्त थाना प्रभारी यासीन खान को लेते हैं। कुछ और पुलिसकर्मी लिए जाते हैं और घटनास्थल की ओर रवाना होते हैं। अब जाकर देखते हैं कि हाँ, नाले के अंदर एक लाश पड़ी है और लाश की कंडीशन ये है कि पूरी तरह से सड़ चुकी है। उसके अंदर से काफ़ी बदबू आ रही है और बदबू से आसपास के तमाम लोग काफ़ी परेशान थे। अब ये देखने के बाद सब लोग हैरान हैं, पुलिस भी हैरान है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। अब उसकी लाश को नाले से बाहर निकाला जाता है, तमाम भीड़ लग जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ होती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन कोई भी शख्स मरने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता क्योंकि लाश की कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी, या तो उसका चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा था, वजह ये थी, या बहरहाल जो भी है उस व्यक्ति की लाश को पहचानना बड़ा मुश्किल काम था। तो लाश को बाहर निकालते हैं और पास के ही केबी के हॉस्पिटल के अंदर भेज देते हैं और उसको सुरक्षित रखा जाता है। अब यहाँ पर थाना प्रभारी ने, जो संदीप कुमार थे, उन्होंने एक अज्ञात के खिलाफ IPC 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया और जांच को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर इन्होंने जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी यासीन खान के हाथ में दी कि आप इसकी जांच आगे बढ़ाएं और जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी खोजबीन करें कि ये व्यक्ति कौन है जिसकी लाश मिली है। अब डबुआ थाने की ही एक टीम गठित करी जाती है जिसके अंदर थाना प्रभारी संदीप कुमार खुद मौजूद थे और SI यासीन खान, ASI कुलदीप सिंह और कांस्टेबल कमल शामिल थे, पवन शामिल थे। अब यहाँ पर थाना प्रभारी यासीन खान अपने काम में जुट जाते हैं, आसपास के इलाकों को छानना शुरू करते हैं कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसकी शिनाख्त हो, और जब शिनाख्त हो तो तभी केस आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर मरने वाले व्यक्ति की कोई भी खैर खबर नहीं है। अब यासीन खान एक काम करते हैं कि उसके फ़ोटो, जो लाश की तस्वीरें ली गई थी, उनको आसपास के ज़िलों में सर्कुलेट करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं और गली मोहल्लों में उस लाश की तस्वीरों को एक पोस्टर के रूप में चिपका दिया जाता है कि ऐसे ऐसे एक लाश मिली है, इसकी शिनाख्त हो। लेकिन कोई भी जानकारी मरने वाले युवक के बारे में पुलिस को नहीं मिल रही थी। अब यासीन खान को एक जानकारी मिलती है कि पास ही की सैनिक कॉलोनी से एक दिनेश नाम का युवक लापता है और 15 दिन से गायब है और इसका मोबाइल भी 15 दिन से ही बंद पड़ा है। अब दिनेश की जो जानकारी थी वो पुलिस इकट्ठा करती है कि दिनेश कौन है। पता चलता है कि ये शादीशुदा है, इसकी पत्नी अन्नू अपने घर पर ही मौजूद है। अब पुलिस सीधा इसके घर की ओर रवाना होती है, सैनिक कॉलोनी की तरफ, यानी कि यासीन खान खुद जाते हैं और जब इसके घर पहुंचते हैं तो अन्नू घर के अंदर मौजूद थी और अन्नू के साथ एक व्यक्ति और मौजूद था जिसका नाम हरजीत था। अब यासीन खान अन्नू और हरजीत दोनों को ही उस युवक की तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी लाश नाले से बरामद हुई थी, लेकिन अन्नू और हरजीत दोनों ही उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं कि हम इस युवक को नहीं जानते जिसकी ये लाश है। अब यहाँ पर यासीन खान ये सारी जानकारी लेने के बाद मायूस हो जाते हैं और उस घर से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलने के बाद ये सारी जानकारी थाना प्रभारी संदीप कुमार को देते हैं कि ऐसे ऐसे मैं अन्नू के घर गया था और उसने इस लाश को पहचानने से इनकार कर दिया है। अब क्योंकि मृतक के फ़ोटो काफ़ी चौराहों पर लगाए गए थे, सोशल मीडिया पर भी वायरल करे गए थे, तो अगले ही दिन यानी कि 29 जनवरी को दीपा नाम की एक महिला डबुआ थाने में आती है और कहती है कि वो लाश को देखना चाहती है जिसके फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल करे हैं, उस लाश को दिखाया जाए। तो यहाँ पर जो पुलिस है केबी के हॉस्पिटल में उस महिला को लेकर जाती है और उसको दिखाती है कि ये वो लाश है। अब लाश देखने के बाद वो महिला उसको पहचानती है कि हाँ, ये मेरा भाई है, और पहचानने का कारण ये है कि इसने जो हाथ के अंदर लॉकेट पहना है, ब्रेसलेट पहनी है, ये उसने रक्षाबंधन पर उसको गिफ्ट करी थी और उस लॉकेट पर उसका नाम भी लिखा है। तो पुलिस देखती है कि हाँ, वाकई में उसके लॉकेट पर उसका नाम लिखा है।
अब जो महिला थाने आई थी उसका नाम दीपा था। दीपा पुलिस को बताती है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो उसका भाई लगता है और भाई का नाम दिनेश है। अब यहाँ पर पुलिस दिनेश का नाम सुनकर चौंक जाती है। पुलिस के कान खड़े होते हैं कि वो तो खुद दिनेश के घर गए थे और उसकी पत्नी अन्नू ने मना कर दिया था पहचानने से। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं, अन्नू के ऊपर शक होता है। तो यहाँ से अब उसके दिनेश के कुछ दोस्तों को भी बुलाया जाता है कि भाई आप भी पहचान कर लें। अब दिनेश के कुछ दोस्त भी आते हैं, वो भी लाश को देखते हैं और लाश को देखने के बाद वो ही उस ब्रेसलेट से पता करते हैं कि हाँ, पहचान करते हैं, ये हमारा दोस्त दिनेश है। अब ये बात पुख्ता हो गई थी कि ये हाँ, मरने वाला दिनेश ही है। लेकिन अन्नू ने इसको पहचानने से इनकार क्यों किया? पुलिस के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। अब पुलिस अन्नू से पूछताछ करने का फ़ैसला करती है और अन्नू को थाने बुलाया जाता है। अब ये तय हो चुका था जो लाश है वो दिनेश की ही है। अब यहाँ पर 1 फरवरी को अन्नू को थाने बुलाया गया। अब अन्नू से जब पूछताछ की गई तो वो बताती है कि उसका पति 20 दिन पहले दिनेश झारखंड गया था किसी काम से। लेकिन यहाँ पर पुलिस जब दिनेश की मोबाइल की लोकेशन देखती है तो वो फरीदाबाद की ही दिखा रहा था। अब पुलिस को यहाँ पर और डाउट होता है कि पत्नी अन्नू क्यों झूठ बोल रही है, वो ऐसा क्यों करेगी। तो यहाँ पर अन्नू को दोबारा से पुलिस उठाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। अब जब पुलिस अन्नू से सख्ती से पूछताछ करती है तो बड़ी आसानी से वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ, उसने अपने प्रेमी नितिन के साथ मिलकर और नितिन के कुछ दोस्त भी थे उनके साथ मिलकर अपने पति दिनेश की हत्या करी। अब पुलिस पूछती है कि तुमने हत्या क्यों करी। अब हत्या के पीछे का जो कारण था, कहानी थी, वो इस तरह थी जो अन्नू के बयान के आधार पर है। अब पूरी कहानी इस तरह है। दिनेश धवन, जिसकी उम्र 35 साल है, ये पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था और इसका घर के पास में ही एक ऑफिस था। अब ये ऑफिस से घर जाता, घर से ऑफिस जाता और इसकी शादी 10 साल पहले अन्नू से हुई थी और अन्नू इसी कॉलोनी यानी कि सैनिक कॉलोनी में रहा करती थी जिसमें दिनेश रहा करता था। दोनों के बीच में प्रेम हुआ, प्यार हुआ और दोनों ने 10 साल पहले शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे और जो दिनेश था वो अन्नू की हर छोटी बड़ी खुशी को पूरा करा करता था, चाहे कोई भी हो। दोनों बेतहाशा एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन यहाँ पर शादी को 10 साल हो चुके थे और एक चीज़ थी, एक कमी थी जो दोनों के जीवन में थी, दोनों के वैवाहिक जीवन में इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई थी। वो ये थी कि इनको 10 साल के बाद भी संतान का सुख इनको नहीं मिला था, यानी कि इनके कोई औलाद नहीं थी, ना बेटा ना बेटी। अब दोनों ही घर में अकेले थे। लेकिन ये चीज़ें दोनों ही को परेशान करे जा रही थी। दिनेश बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाकर थक चुका था, लेकिन उसके अंदर जो भी कमी थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। अब अन्नू ये चीज़ को लेकर बेचैन है कि वो कैसे माँ बनेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है। 10 साल के बाद अब ये तय करते हैं कि क्यों ना किसी आश्रम से किसी बच्चे को गोद लिया जाए। अब ये एक बाल आश्रम से एक छोटी सी बच्ची को गोद लेते हैं और उसको पालना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं होती। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि कुछ टाइम से ही जो दिनेश था उसको दारू पीने की लत लग जाती है, शराब का आदी हो जाता है, नशे का आदी। और इसके ऑफिस में भी दिन ब दिन पार्टियां चलती, लोग आते और वहाँ पर दारू पीते। तो ये जो चीज़ें थीं ये दिनेश को एक दलदल में घसीटती जाती हैं और जो पत्नी अन्नू है वो काफ़ी परेशान है कि उसका पति शराबी हो गया है। अब पत्नी अन्नू से इसके झगड़े भी होते और अन्नू दिनेश को समझाती कि तुम शराब मत पियो। अब दिनेश भी अन्नू से वादा कर लेता कि हाँ वो कल से शराब नहीं पिएगा और सुबह को निकलता वादा कर, लेकिन शाम को जब घर पर लौटता तो उसके कदम लड़खड़ा रहे होते, वो गिरने को तैयार होता, नशे में धुत होता। अब ये चीज़ें अन्नू को बड़ा बुरा लगती हैं कि रोज़ उसका पति अपने घर से वादा करके निकलता है लेकिन जब शाम को लौटता है तो नशे में धुत होता है। अब ये चीज़ें इनके बीच में झगड़े की वजह बनी, इन दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हुए। अब अन्नू के अंदर एक आदत थी कि अपनी परेशानी को लोगों को बताया करती थी, आस पड़ोस में बताती थी, रिश्तेदारों के आगे। ये एक तरह का शिकायत करती थी अपने पति के बारे में। और इन्हीं में से एक इसका पड़ोसी था हरजीत, उसके आगे भी ये एक दिन अपनी परेशानी बताती है। अब हरजीत इसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, मन ही मन वो इसको प्रेम करने लगता है, प्यार करने लगता है और इसको पाने के लिए एक तरह का वो जाल बनाता है। जब वो पता चलता है कि ये अपने पति से नाराज़ है तो सोचता है क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, ये अपने पति से नाराज़ है तो मैं इसके करीब आऊँ। अब यहाँ पर हरजीत उसकी तारीफ़ें करता और उसकी पति की बुराई करता। अब यहाँ पर जो अन्नू थी वो भी अपना सुख दुख इससे बांट लेती, इससे दिन भर की बातें कर लेती, जो भी बातें होती पति की बुराइयाँ कर लेती। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। हरजीत इसको पाना चाहता था।
अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगा, ये और हरजीत दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब एक दिन आता है कि ये एक रोज़ कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं और संबंध बना लेते हैं। अब ये दोनों ही संबंध बनाने के बाद इनको कोई अफसोस नहीं है कि इन्होंने क्या करा, बल्कि अन्नू भी काफ़ी खुश थी कि उसको एक नया हमसफ़र मिल गया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जो थीं रोज़ रोज़ चलने लगीं। हरजीत रोज़ उसके घर आता और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। अब इसकी खबर आस पड़ोसियों को हुई। जब आस पड़ोसियों को हुई तो ये खबर उड़ते उड़ते दिनेश के कानों तक पहुंची। अब दिनेश अन्नू से कहता है कि हमारे घर पर मेरी गैर मौजूदगी में हरजीत क्यों आता है। तो अन्नू उससे कहती है कि मुझे कोई ज़रूरी काम होता है तो मैं हरजीत को बुला लेती हूँ, और जो पड़ोसी हैं वो मुझे बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। मैं फालतू में हरजीत से नहीं मिलती हूँ, कोई ज़रूरी काम होता है तो ही बुलाती हूँ। लेकिन दिनेश अन्नू से कहता है कि तुम्हें कोई भी काम होगा अब हरजीत को घर नहीं बुलाओगी जब तक मैं घर पर मौजूद ना हूँ। अब जो अन्नू है अपने पति से वादा कर लेती है कि ठीक है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं हरजीत से बात नहीं करूँगी, उसे घर नहीं बुलाऊँगी। लेकिन ये दोनों फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। और इसके बाद में जब पति ज़्यादा ही सख्त होता है तो जो अन्नू है वो हरजीत से बात करना छोड़ देती है, बंद कर देती है। अब यहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम नितिन है। अब नितिन जो था ये अन्नू से 10 साल छोटा था और दिनेश के ऑफ़िस पर आया जाया करता था। कभी कभार ऐसा भी होता दोनों एक साथ बैठकर ऑफ़िस में शराब पी लेते, और जब दिनेश कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेता, उसका चलना मुश्किल हो जाता, तो नितिन उसको घर तक छोड़ता। अब जब घर तक छोड़ता तो अन्नू भी घर पे मौजूद होती, तो उससे हंसी मजाक कर लेता। 10 साल छोटा था तो उसको भाभी कहता था। लेकिन हंसी मजाक ज़्यादा हुआ और ये दोनों भी धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली। अब जब प्यार हुआ तो दोनों फिर एक बार संबंध बनाते हैं और जो सिलसिला है ये रोज़ का हो जाता। अब किसी न किसी बहाने नितिन अन्नू के घर आता और अन्नू के साथ रहता, दोनों वक्त साथ में गुजारते और संबंध बनाते। अब यहाँ पर अन्नू सारी चीज़ें नितिन को बताती है कि वो अपने पति से परेशान है, वो क्या करे, कैसे छुटकारा मिले। लेकिन होता यह है कि दिनेश को इनके भी रिश्ते के बारे में जानकारी हो जाती है। वो अपनी पत्नी अन्नू के ऊपर सीधा होता है, उससे झगड़ा करता है, मारपीट करता है और उससे कहता है कि तुम नितिन से क्यों मिलती हो। लेकिन यहाँ पर जो अन्नू है इस बार सोचती है कि वो इस बार चुप नहीं रहेगी, एक बड़ा कदम उठाएगी। वो इसकी जानकारी नितिन को देती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति को हमारे रिश्ते के बारे में सारी जानकारी हो गई है, क्योंकि आस पड़ोसियों ने और कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई हैं। अब यहाँ पर अन्नू एक साजिश रचती है कि क्यों ना उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए। अब नितिन से कहती है कि क्यों ना हम एक साजिश करें, अपने दिनेश को रास्ते से ही हटा दें। अब इस साजिश में वो जो उसका पुराना प्रेमी था हरजीत, उसको भी लेती है, उसको भी लालच देती है, उसको भी अपने साथ मिलाती है। अब यहाँ पर नितिन और हरजीत अब 2 लोगों को और मिलाते हैं। एक का नाम विनीत था, एक का नाम विष्णु था। अब यहाँ पर ये मौका वारदात के दिन यानी कि 11 जनवरी 2021 को शाम के समय ही नितिन, विष्णु और विनीत ये तीनों ही लोग पहले से अन्नू के घर आकर कहीं छुप जाते हैं घर के अंदर। और जब रात के समय दिनेश नशे में धुत घर लौटता तो घर में से पहले से घात लगा कर बैठे थे। जब दिनेश अपने घर में दाखिल होता है तो ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। अब सुबह 4 बजे हरजीत आता है तो हरजीत को नितिन बताता है कि वो सारा काम कर चुका है, अब सिर्फ लाश को ठिकाने लगाना है। तो यहाँ पर ये लाश को पहले तो बाथरूम में छुपा देते हैं, एक बैग के अंदर करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन 4 दिन तक लाश बाथरूम के अंदर ही रहती है। अब जब लाश से बदबू आना शुरू हो जाती है तो अन्नू फिर नितिन को फ़ोन करती है और बताती है कि लाश से काफ़ी बदबू आ रही है। अब नितिन और ये तीनों को लेकर फिर घर में जाता है और उस लाश को इस बार बेड के अंदर छुपा देते हैं। अब करते ये हैं कि लाश को देखिए किस टेक्निक से घर से निकालते हैं और ठिकाने लगाते हैं, यानी नाले तक पहुंचाते हैं। अब ये एक बेड के अंदर लाश को रख देते हैं, यानी जिस बेड में लाश करी थी वो बेड ही घर से लेकर बाहर निकलते हैं और एक रिक्शा में रखते हैं। लोग पूछते हैं कि ये बेड कहाँ लेकर जा रहे हो, तो नितिन बताता है कि इस बेड में कुछ काम होना है, मरम्मत है, हम ठीक कराने लेकर जा रहे हैं। और रात के समय नाले के पास ले जाकर जो दिनेश की लाश थी उसको नाले में फेंक देते हैं और बेड वापस लाकर अन्नू के घर में रख देते हैं। अब अन्नू कहती है कि इस बेड को छत पर रखाओ, तो जाकर चारों छत पर रखाते हैं और इस तरह से इस लाश को ठिकाने लगाते हैं।
अब यहाँ पर नितिन ने विष्णु को 41,000 रुपये देने का वादा करा था, जो कि नितिन के अकाउंट से विष्णु को ट्रांसफ़र भी करे गए थे। पुलिस ने ये भी क्लियर कर लिया था, ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो अब चारों को ही मुकदमा दर्ज करा जाता है, चारों के खिलाफ़, और इनको जेल भेज दिया जाता है। ये आज की कहानी थी। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।